नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। देश के सैनिक चाहे किसी भी वजह से शहीद हों, हमारा मन हमेशा दुखी होता है। लेकिन यह दुख तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारे सैनिक खराब मौसम या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मारे जाते हैं। कश्मीर में पिछले 2 दिनों में हिमस्खलन की वजह से सेना के 15 जवान शहीद हो चुके हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब यह दुखद खबर हमारे पास आई तो हमारे मन में भी आज कुछ सवाल आए। और वो सवाल ये हैं कि हम अपने जवानों को बचा क्यों नहीं पाते, या फिर हमारा सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है कि वो जवानों को बचाना ही नहीं चाहता। क्या हमने अब ये सोच लिया है कि सेना के जवान मरने के लिए ही होते हैं? एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो उससे पहले ही दिन ये बता दिया जाता है कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सैनिक का काम सिर्फ शहीद होना है। हमारे सिस्टम की सोच ये नहीं होनी चाहिए कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक या तो दुश्मन की गोली से मरेंगे या फिर खतरनाक मौसम से मरेंगे। सैनिक की ड्यूटी देश की रक्षा करना है, मरना नहीं। इस विचार को आधार मानकर ही आज हमने इस खबर का गहरा डीएनए टेस्ट किया है। हमने ये पता लगाया है कि आखिर हमारा सिस्टम जवानों को हिमस्खलन से बचाने में फेल क्यों हो जाता है और इससे जुड़ी तकनीकी परेशानियां क्या है। अगर हम मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं तो हिमस्खलन से अपने जवानों को बचाने की तकनीक हम विकसित क्यों नहीं कर सकते। और आपने यह भी नोट किया होगा कि भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को एक दिवसीय त्योहार की तरह मनाया जाता है। भारत के लोगों को 26 जनवरी के दिन जिस देशभक्ति, गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसकी एक्सपायरी डेट 27 जनवरी को ही आ जाती है, यानी अगले ही दिन। और देश में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसी के साथ हम अपनी देशभक्ति वाली भावनाओं का अगला रिमाइंडर 15 अगस्त को लगा देते हैं और देश प्रेम दिखाने के लिए स्वतंत्रता दिवस का इंतजार करने लगते हैं। इस मानसिकता पर चोट करने के लिए आज हम आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे। यह फिल्म 5 मिनट 45 सेकंड की है और इसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि कैसे हमने देशभक्ति को भी फास्ट फूड जैसा बना दिया है। और आज हम आपको पाकिस्तान लेकर भी चलेंगे। अक्सर पाकिस्तान से नेगेटिव खबरें ही सामने आती हैं, लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिससे भारत भी सबक ले सकता है, कुछ सीख सकता है। पाकिस्तान दुनिया के 60 सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है और कई बार वहां पर ईमानदारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश की बेईमान छवि को बदलना चाहते हैं। इन दिनों पाकिस्तान में एक रियलिटी शो बहुत लोकप्रिय हो रहा है और इसका नाम है इंटेग्रिटी आइडल। इस टीवी शो के जरिए पाकिस्तान के सबसे ईमानदार सरकारी अफसरों की तलाश की गई और बाकायदा वोटिंग के जरिए सबसे ईमानदार अफसर को चुना गया। यह अपने आप में एक अनोखी कोशिश है और इसके बारे में आज आप सबको जानना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कश्मीर की गुरेज घाटी में एवलांच में शहीद होने वाले जवानों की तादाद 15 हो गई है, जबकि बचाव टीम 14 लोगों को बचाने में कामयाब हुई है। शहीद होने वाले सैनिकों में एक मेजर, एक नायक सूबेदार और 10 सिपाही समेत 15 लोग हैं। The army has lost 14 of its valiant soldiers. We pray for the gallant departed souls who braved all odds with exemplary commitment and dedication to duty and made the supreme sacrifice in the service of the motherland. गुरेज सेक्टर में बीते 50 घंटों में 2 तूफानी हादसों में 15 जवान शहीद हुए। एक हादसे में बर्फ का पहाड़ सेना के कैंप पर गिर गया था, जबकि दूसरे हादसे में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। लगातार बर्फबारी की वजह से सैनिकों को बचाने में काफी दिक्कतें आई। खराब मौसम की वजह से ही अब तक सैनिकों के शव एयरलिफ्ट नहीं किए जा सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब में चुनाव की घोषणा के बाद पहली रैली की। जालंधर में हुई जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि वो राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन जुल्म करने वाले समझ में मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति के लिए पंजाब को बदनाम किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। जो नाव डूब चुकी है, जिस नाव में कुछ बचा नहीं है, क्या पंजाब के लोग
ऐसी नाव में कदम रखने की सोचेंगे भी क्या? रैली में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में उन पर बहुत जुल्म हुए क्योंकि उन्होंने काले धन के खिलाफ अभियान छेड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मजीठा में रैली में राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया। इस रैली से राहुल गांधी ने 3 दिन के पंजाब के चुनावी दौरे की शुरुआत की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब का मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हुआ है। अमरिंदर सिंह जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अकाली सरकार ने पंजाब को लूटा और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया। वहीं एएपी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में रोड शो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बजट की तारीख को 1 फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग की है। चिट्ठी में सीएम अखिलेश ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए यूपी के लिए योजनाओं का ऐलान नहीं होने की आशंका जताई है। अखिलेश ने दावा किया है कि ऐसा होने पर यूपी के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट तय समय पर ही पेश होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जहां तक बजट का सवाल है, आगामी राज्यों के चुनावों से इस बजट का कोई संबंध नहीं है। बजट लाकर केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने का काम कर रही है और इससे बहुत भयभीत होने की आवश्यकता माननीय अखिलेश जी को नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लोगों के सामने बीजेपी के चुनावी वादे रखेंगे। माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में विकास के एजेंडे के साथ ही समाजवादी पार्टी को जवाब देने के लिए कई लोक लुभावन वादे भी किए जा सकते हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम लगभग तय कर दिया गया है। पीएम मोदी यूपी चुनाव में अलग अलग जगहों पर कुल 12 रैलियां करेंगे। पश्चिम, ब्रज, अवध, काशी, गोरक्ष, कानपुर, बुंदेलखंड में पीएम की रैलियां होंगी। हर इलाके में पीएम मोदी की 2-2 रैलियां होंगी। 4 फरवरी को यूपी में पीएम मोदी की पहली रैली हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। षणमुगनाथन ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कल इस्तीफा दिया था। शिलांग राजभवन के कर्मचारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राज्यपाल पर राजभवन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राज्यपाल का बचाव करते हुए मामले में किसी महिला का बयान सामने नहीं आने की दलील दी है, जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने राज्यपाल के इस्तीफे को सही ठहराया है। जो इल्ज़ाम है वो इतना गंभीर है कि गवर्नर को तुरंत या तो छुट्टी पे जाना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्या की वजह तलाशने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों, केंद्र शासित राज्यों और रिजर्व बैंक को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने सरकार से फसल बीमा के माध्यम से किसानों की मदद के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि देश में किसानों की मौत जनहित का मामला है। गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से प्रभावी होगा। सीबीडीटी ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2017 से पहले के निवेश पर गार लागू नहीं होगा। साथ ही निवेश पर होने वाली कमाई भी टैक्स से बाहर होगी। गार टैक्स चोरी और ब्लैक मनी को रोकने के लिए नियम है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे वो तय नियमों के मुताबिक ही टैक्स दे। साथ ही गार का मकसद उन सौदों और कमाई को भी टैक्स के दायरे में लाना है जो टैक्स बचाने के लिए दिखाए जाते हैं। काले हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान आज जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। सलमान के साथ ही मामले के दूसरे आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बिंद्रे भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों से गवाहों के बयान के आधार पर तैयार किए गए सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सलमान से करीब 65 सवाल पूछे। सलमान ने सभी सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया। सलमान और दूसरे आरोपियों ने खुद को मामले में बेकसूर बताया। एक सवाल पूछे गए जिसमें कुल 58% के करीब थे। उसके बाद में 3 जो सकारात्मक है, आपको किस लिए ये प्रकरण में आपको क्या कहना है, आपको कुछ बताना हो तो उन्होंने बताया।
साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर अवैध शिकार का आरोप लगा था। जयपुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान हंगामा हो गया। फिल्म का विरोध कर रहे कुछ राजपूत संगठनों ने जयपुर के जयगढ़ किले में लगे फिल्म के सेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मारा। राजपूत करणी सेना ने फिल्म में रानी पद्मावती के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली में एक मां की अपने 2.5 साल के बच्चे से बेरहमी का एक वीडियो सामने आया है। पुल प्रहलादपुर इलाके में सोनू गुप्ता नाम की महिला ने लड़ाई के बाद गुस्से में आकर अपने बेटे को कमरे से बाहर निकालकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हालांकि बच्चे को ज्यादा चोटें नहीं आईं। ये पूरी घटना 21 जनवरी की है। बच्चे की दादी का आरोप है कि आरोपी बहू आए दिन घर में झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से घर में CCTV कैमरे लगवाए गए थे। एक बार गला और दबाया था, अभी क्या नाम, अभी बीच में जब कैमरे नहीं लगे थे उसने उसका बच्चे का गला दबाया। उसके बाद फिर उसने पुलिस केस भी यहाँ कर दिया था थाने में। दिल्ली पुलिस ने बच्चे की मां को हिरासत में लिया है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तय करेगी कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार शहीद जवानों के परिवार वालों की मदद के लिए वेबसाइट या ऐप बनाने की अपने आइडिया पर आज गृह सचिव राजीव महर्षि से मिले। 24 जनवरी को अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और शहीदों के परिवार की मदद के लिए ऐप या वेबसाइट बनाने की अपील की थी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में लिरके शहर में तेज बारिश के साथ चट्टानें खिसकने से एक होटल की इमारत नदी में गिर गई। यहां 10 घंटों तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से होटल की नींव कमजोर हो गई थी। नदी में बढ़ते पानी का प्रेशर होटल की बिल्डिंग झेल नहीं पाई और देखते ही देखते इमारत नदी में गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते ही होटल से सभी मेहमानों और कर्मचारियों को निकाल लिया गया था। भारी बारिश की वजह से पेरू के इस शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़कों पर कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। पेरू के दूसरे शहरों में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है।